Hello students of class 7. Now this is time to study for social science subject. Students, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि हिस्ट्री पर ज्योग्राफी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और ज्योग्राफी से किसी प्लेस की हिस्ट्री और वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से इफ़ेक्टेड होती है। तो आइए आज हम उससे आगे स्टडी करते हैं। टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द सब कंटिनेंट, आपका पेज नंबर 3 और ये हेडिंग आप ओपन करके रख लीजिए। थ्रू द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री द इंडियन सब कंटिनेंट हैज़ बीन नोन बाई वेरियस नेम्स। ड्यूरिंग द वैदिक एज इंडिया वॉज कॉल्ड सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers. These rivers were the Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beej, Satluj and the mythical Saraswati. Sindhu was the Sanskrit name for the Indus. The earliest reference to this name is in the Zend Avesta, the holy book of the ancient Persian. But there it is referred to as Hapt Hindu. In Sanskrit, the Persian H gets replaced by S. Thus, Sindhu or Hindu was the name for India from very ancient times. आइए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं कि एंशिएंट टाइम में भारत को किन किन नामों से बुलाया जाता था और किन किन कारणों से। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ द 7 rivers, 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों की भूमि। तो ये 7 नदियाँ कौन सी थीं आपकी? ये नदियाँ थीं इंदुस, झेलम, चिनाब, रावी, बीस मीन्स ब्यास, सतलज एंड द मिथिकल सरस्वती। ये 7 rivers थीं जिसकी वजह से इसका नाम सप्त सिंधु पड़ा। तो यहाँ पे जो मिथिकल सरस्वती वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है पौराणिक नदी, यानी पौराणिक सरस्वती। जिसका वर्णन पुराणों में होता है उसको पौराणिक कहते हैं, मिथिकल। सिंधु वाज द संस्कृत नेम फॉर द इंदूज। ये सिंधु क्या था? एक संस्कृत नेम था। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू दिस नेम इज़ इन द जेंद अवेस्था। तो जेंद अवेस्था जो एक पारसियों का एक धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ में इसमें नाम मिलता है किसका? इंदूज का, सिंधु शब्द। लेकिन वहाँ पे पारसियों के धर्म ग्रंथ में इसको हप्त हिंदू लिखा है। संस्कृत में जो एच है वो एस से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से सिंधु हिंदू कहा जाने लगा। दूसरा एक क्या है इसमें, एक दूसरी थ्योरी ये कहती है, आइए रीड करते हैं। अनदर थ्योरी सेज दैट द वर्ड हिंदू वाज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड इंदू। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत का इंदू जो वर्ड है उससे हिंदू शब्द लिया गया है। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या कहता है कि इंदू वाज अनदर वर्ड फॉर सोमा, द ड्रिंक ऑफ द वैदिक पीपुल। वैदिक काल में लोग एक ड्रिंक पीते थे जिसका नाम होता था सोमरस। सोमा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वैदिक रिचुअल्स। इट वाज ऑफर्ड टू द गॉड्स एंड देन कंज्यूम्ड बाय द पीपुल। जैसे आजकल हम लोग चाय पीते हैं, ऐसे उस समय लोग सोम पीते थे। सोम क्या होता था? एक जड़ी बूटियों से बना हुआ एक ड्रिंक होता था जो फलों के जूस से तैयार होता था और काफ़ी पौष्टिक और शरीर को ताकत देने वाला होता था। जैसे आजकल धर्म में पंचामृत चलता है, तो वैसे उस समय सोम चलता था। वो सोम गॉड को चढ़ाते थे, अपने भगवानों को पिलाते थे, मतलब उनको अर्पित करते थे और खुद भी पीते थे, आपस में दूसरों को बांटते थे। सो द हिंदू वर द पीपुल हु ड्रैंक इंदू एंड वर ब्लेस्ड बाई इट एंड द लैंड वर दे लिव्ड वाज कॉल्ड हिंदुस्तान। तो इस तरह से तरह तरह के मिथक हैं, तरह तरह के थ्योरी हैं जो ये बताती हैं कि भारत का नाम किस तरह से सप्त सिंधु पड़ा, फिर सिंधु से हिंदू कैसे बना, हिंदू से हिंदुस्तान कैसे बना। और ये सारा जो सेंटर्ड है सिर्फ एक नदी पर सेंटर्ड है, वो है सिंधु नदी। ठीक है बच्चों? तो सिंधु नदी के जो ईस्ट में जितना भी एरिया है वहाँ के रहने वालों को हिंदू कहा गया और हिंदुओं के रहने के स्थान को हिंदुस्तान कह दिया गया। आइए इसको मैप से समझते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया। इंडिया में आप देखते हैं ये है सिंधु रिवर। यहाँ से ये रिवर जो है ये सिंधु रिवर है। इस रिवर के
इस एरिया को हिंदू कहा गया। इधर के जो लोग थे वो सा को हा बोलते थे और हा की वजह से इस भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आफ्टर द कमिंग ऑफ द आर्यंस एंड द स्प्रेड ऑफ द वैदिक कल्चर नॉर्दर्न इंडिया came to be known as आर्यावर्ता और द लैंड ऑफ द आर्यंस। आर्यों के आने के बाद में भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपने इस वैदिक कल्चर को यहाँ पे फैलाया, जिसके वजह से इस भूमि का नाम लैंड ऑफ आर्यंस यानी आर्यों की भूमि इसको कहा जाने लगा था। इंडिया वाज आल्सो नोन एज भारतवर्षा और द लैंड ऑफ भारत were the descendants of Bharat live. Bharata, the son of King Dushyanta, is a mythical king who is believed to have conquered and ruled over the whole of the Indian subcontinent. तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? भारतवर्ष जो भरत की भूमि कहा जाता है। भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे और उनके वंशजों ने यहाँ पे शासन किया, यहाँ पे विजय प्राप्त की और कई सालों तक यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस सब कंटिनेंट को भारतवर्ष कहा गया। किनके नाम की वजह से? राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम की वजह से। अब आइए पेज नंबर 4 पर। इन ऑल अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर ऑफ ऑल द मिडीवल पीरियड द इंडियन सब कंटिनेंट इज रिफर्ड टू एज हिंद एंड द पीपुल हु लिव्ड हेयर एज द हिंदूज। The Greeks, however, called this land Indica. It is most probably from Indica that the subcontinent got its modern name India. अरबी और फ़ारसी साहित्य में, अरबी और फ़ारसी लिटरेचर में मिडीवल पीरियड के टाइम पे भारत के सब कंटिनेंट को हिंद कहा गया। हिंद जो यहाँ के लोगों को हिंदूस कहते थे, हिंद से हिंदू शब्द बनाए और ग्रीक भाषा में इसको इंडिका कहा गया और शायद ऐसी संभावना लगती है कि इंडिका शब्द से ही इस देश का नाम इंडिया पड़ा। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मिडीवल हिस्ट्री। हिस्ट्रियंस रेली ऑन डिफरेंट सोर्सेस वाइल रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री बाय रीचेकिंग अ फैक्ट from different sources. Historians make sure that it is as accurate as possible. Last year you saw how historians depend upon archaeology to learn about the ancient past. They excavate, dig up ancient settlements and study the remains, the buildings, graves, potsherd, seals, etc. For the period of after writing was discovered, historians could reconstruct the past from inscriptions, coins, religious and secular writings. हिस्ट्री को सही से लिखने के लिए, हिस्ट्री में सही सही जानकारी देने के लिए जो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्रियंस होते हैं, वो क्या करते हैं? रीचेकिंग फैक्ट्स, फैक्ट को रीचेक करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को रीचेक करते हैं और तब जाके हिस्ट्रियंस हमको सही जानकारी जितनी संभव हो सके उतनी दे पाते हैं। लास्ट ईयर यू सा हाउ हिस्ट्रियंस डिपेंड, इट मीन्स ये है कि जो आर्कियोलॉजी पर डिपेंड होते हैं, जो हिस्ट्रियंस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पर डिपेंड होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एग्जावेट करते हैं एंशिएंट सेटलमेंट को, पुराने गाँव शहरों को एग्जावेट करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं और उसके कुछ रिमेन्स जो बची हुई चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, ग्रेव्स, कब्रें, कब्रिस्तान, पोर्ट्सर्ड, सील्स, ईटीसी, मतलब जो मोहरे हैं, बर्तन हैं, तो इन चीज़ों को क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं अच्छे से जानकारी करने के लिए। फॉर द पीरियड आफ्टर राइटिंग वाज डिस्कवर्ड, ये उस समय की बात है जब इससे आगे का जो पढ़ रहा हूँ मैं, जो राइटिंग को डिस्कवर कर लिया गया था, राइटिंग की खोज हो गई थी, लोग लिखना सीख गए थे, तो उस समय क्या करते थे हिस्ट्रियंस? हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पास्ट के इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते थे, क्वाइंस और रिलीजियस एंड सेकुलर राइटिंग्स को स्टडी करते थे। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि इतिहास को अच्छे से समझाने के लिए हमको
जो इतिहासकार होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, वो पुरानी चीज़ों को अच्छे से जांच पड़ताल करके उनकी जानकारी हमको देते हैं, और पुराने शहरों की खुदाई करके वहाँ के शहर, कब्र और बर्तन हैं, औजार हैं, टूल्स हैं, उनकी अच्छे से स्टडी करके हमको जानकारी देते हैं। और जब इंसान ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, तो उस समय जो नई नई खोजें हुई हैं, तो उस समय के इतिहास की जानकारी जो हिस्ट्रियंस होते हैं वो हमारे रिलीजियस और सेकुलर राइटिंग्स, उनके जो धार्मिक किताबें पढ़ के उससे जानकारी निकाल के हमको देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे रीड करते हैं। सिमिलरली द मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आल्सो हैज़ सेवरल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हिस्ट्रियंस यूज़। द डिफरेंट सोर्सेज आर, तो हिस्ट्रियंस होते हैं कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करते हैं जानकारी देने के लिए। एपिग्राफिक एविडेंस, एपिग्राफिक जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, शिलालेख होते हैं, उसको एपिग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स की स्टडी करते हैं, उसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो बिल्डिंग्स होते हैं, स्कल्पचर होते हैं, ठीक है, मूर्तियाँ और इमारतें। आर्टिस्टिक एविडेंस पेंटिंग्स को कहते हैं, और लिटरेरी एविडेंस हिस्ट्रिकल राइटिंग्स को, ऐतिहासिक लेखों को। तो ये सारे जो इतनी चीज़ें हैं, ये सोर्स हैं हमको इतिहास जानने के लिए। इतिहासकार इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, तब जाकर हमको सही से जानकारी मिल पाती है। आगे पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस। ये इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक मेटल, रॉक एंड स्टोन। जो हार्ड सरफेस होता है, जैसे कि कोई मेटल है, चट्टान है या कोई पत्थर है, उस पर लिखा जाना इंस्क्रिप्शन कहलाता है, जिसको शिलालेख कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया पास्ट। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट द पिलर एंड रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका द मौर्यन किंग। लास्ट क्लास में आपने मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए उसके पिलर्स को और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था। इसके बाद आता है इंस्क्रिप्शंस वर इनिशियली मेड ऑन द फेसेस ऑफ क्लिफ्स, ऑन स्टोन पिलर्स, इनसाइड केव्स एंड ऑन रॉक्स. In the course of time, they came to be engraved into metal, such as coins and copper plates. Several copper plate inscriptions belonging to the medieval period have been found around temple in South India. तो ये इंस्क्रिप्शंस मिलते कहाँ पे हैं? ये इंस्क्रिप्शंस ज़्यादातर मिले हैं गुफाओं में, पत्थरों के जो पिलर्स होते हैं उन पर मिले हैं, कहीं कहीं पर चट्टानों पर लिखे मिलते हैं, और कहीं पर अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ों पर ये मिलते हैं। कहीं पर ये कॉइन्स पर और कॉपर की प्लेट्स पर लिखे हुए मिलते हैं, और कहीं पर तो है जो एंशिएंट पीरियड में जब आते हैं, जो एंशिएंट पीरियड के बाद में मिडीवल पीरियड में आते हैं, तो ये टेम्पल्स में भी लिखे हुए मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस में बी शॉर्ट, ये छोटे भी हो सकते हैं, सच एज 2 लाइन्स, जैसे कि 2 लाइन के। 2 लाइन डेडिकेशन ऑफ अ टेम्पल और ए स्टैचू, और लेंथी सच एज लॉन्ग पोएम्स प्रेजिंग द अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स। तो ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कहीं पर 2 लाइन के भी होते हैं, कहीं पर किसी टेम्पल के लिए डेडिकेशन के लिए लिखा होता है, किसी स्टैचू के लिए डेडिकेशन के लिए 1 या 2 लाइन के इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, और कहीं पर एक लंबी कविता के रूप में भी मिलते हैं, जैसे किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए एक कविता के रूप में भी लिखे हुए मिल जाते हैं। दीज लॉन्ग पोएम्स इन प्रेज ऑफ किंग आर कॉल्ड प्रशस्ति। तो किसी राजा की जो तारीफ़ के लिए, उसकी प्रेज के लिए जो कविताएं लिखी होती हैं, उनको प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है। सिंस प्रशस्ति वर नॉर्मली रिटन बाय कोर्ट पोएट्स अपॉइंटेड बाय द किंग्स, दे मे नॉट ऑलवेज बी फैक्चुअली एक्यूरेट। तो ये जो प्रशस्ति लिखने वाले हुआ करते थे, ये राजा के महल के ही लोग हुआ करते थे, राजा के दरबारी कवि होते थे। जो राजा के दरबार में बैठने वाले पोइट होते थे, वही राजा उनको अपॉइंट करता था अपने बारे में लिखने के लिए। तो कभी कभी ये बिल्कुल सही नहीं होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस ऑफन रिकॉर्ड लैंड ग्रांट्स बाय द रिच टू टेम्पल्स। दे आल्सो रिकॉर्ड द
Achievement of the kings. Inscriptions belonging to the Chalukya period, 5th to 9th century CE, have been found at Aihole and Pattadakal, कर्नाटका। कॉपर की प्लेट में जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो ज़्यादातर वो लैंड रिकॉर्ड होते हैं जो किसी अमीर आदमी के द्वारा मंदिर के लिए दी गई ज़मीन का विवरण होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे ये जो दिया गया है कि दे आल्सो रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ द किंग्स। कहीं कहीं पर जो कॉपर के इंस्क्रिप्शंस हैं ये किसी राजा के अचीवमेंट होते हैं, राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और कहीं कहीं पर तो एक अमीरों के द्वारा जो ज़मीनें दान दी जाती हैं मंदिरों के लिए, उनका जो वर्णन है वो इंस्क्रिप्शन में किया जाता है। इंस्क्रिप्शन जो चालुक्य पीरियड की जो हैं वो फिफ्थ टू 9th सेंचुरी में ज़्यादा मिली हैं। हैव बीन फाउंड एट एहोल एंड पट्टादकल, कर्नाटक। कर्नाटक के पट्टादकल में और एहोल में ये चालुक्य पीरियड के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पेपर, इंस्क्रिप्शंस वर अ यूज़फुल वे ऑफ गेटिंग अ मैसेज अक्रॉस टू अ लार्ज ऑडियंस। जब पेपर का यूज़ नहीं हुआ था, पेपर को ठीक से लोग नहीं जानते थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए इंस्क्रिप्शन सबसे अच्छा साधन माना जाता था। ये देखिए, तमिल इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर मंदिर में तमिल भाषा में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये किस टाइम का है? 11th सेंचुरी का। आगे हम पढ़ते हैं कॉइन्स, सिक्के। कॉइन्स आर पीसेस ऑफ मेटल दैट आर यूज्ड एज मनी। वो सभी जानते हैं। दे वर यूजुअली इशूड बाय द रूलर ऑफ अ किंगडम। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द किंगडम, confirms dates during which particular kings ruled, their special interests and achievements. Coins help historians clarify any doubt they have about dates and events that are given in books and other sources of information. तो कॉइन्स क्या है? ये पीसेस ऑफ मेटल हैं। मेटल के पीसेस होते हैं जिनको मनी के रूप में यूज़ किया जाता है, पैसे के रूप में यूज़ किया जाता है। इन सिक्कों को जो किंगडम का रूलर होता था वही इशू करता था। सिक्कों की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं और इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉइन्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बताती है कि वहाँ का उस समय का साम्राज्य कैसा था और उस समय के लोग क्या स्पेशल इंटरेस्ट रखते थे और उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उस समय के राजाओं के क्या अचीवमेंट्स थे। तो ये जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। सिक्के जो होते हैं तो हिस्ट्रियंस की एक कन्फ्यूज़न भी दूर कर देते हैं, जो उनकी जो डेट की कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि जो राजा होता था वो अपने टाइम का एक टाइम पीरियड भी डलवा देता था सिक्कों पर, जिससे ये पता चलता था कि किसी राजा का टाइम पीरियड क्या रहा, वो किस टाइम पीरियड में उसने शासन किया। ठीक है बच्चों, जैसे आज हम लोग सिक्कों पे देखते हैं, सिक्कों पर डेट पड़ी हो, सन पड़ी होती है, डेट नहीं सॉरी, सन पड़ी होती है। तो ये क्या है? सिक्कों से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, राजा की जानकारी मिलती है, उस समय के राजाओं और शासकों की और उनके टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। ये देखिए, आप बुक में आप फिगर देख रहे होंगे, गोल्ड कॉइन दिख रहा है जो जिसको टंका कहते हैं। ये इशूड बाई बलबन। बलबन एक मुग़ल शासक रहा है, उसने इस सोने के टंके को बनवाया था। और नीचे दो सिक्के दिए गए हैं, सिल्वर कॉइन इशूड बाई मोहम्मद बिन तुगलक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ मिडीवल इंडिया। इसका टाइम पीरियड है 1327 CE। तो कितनी सटीक जानकारी मिल रही है सिक्कों से हमको हिस्ट्री के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग से। ठीक है बच्चों।